हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, जिससे यूपीएससी इतना ऑब्सेस्ड है कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो देता ही है. मिनिमम 2 तो देगा ही देगा, कभी कभी 3 से 4 भी पहुंच जाता है. तो यू कैन इमेजिन कि एटलीस्ट 6 नंबर तो आपके केवल एक ही चैप्टर से हो जाएंगे. अदर देन दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने लास्ट वीडियो पे इतना सपोर्ट दिखाया एंड ट्रस्टेड द एनसीईआरटी सोर्स ट्रेसिंग. अदर देन दैट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डेमो लेक्चर चाहिए था, तो मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी के एक ऐसे चैप्टर को कवर कर लूँ जो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स जो होते हैं किसी भी एनसीईआरटी के वो थोड़े बोरिंग होते हैं, उसमें उतना फैक्ट्स भी नहीं होते. तो आज हम प्रोसीड कैसे करने वाले उसको देखते हैं. पहले हम सोर्स ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है. सोर्स ट्रेसिंग के बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे. वो जो चैप्टर है, दिस चैप्टर है सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसको लाइन बाय लाइन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, आपको हाईलाइट करने की भी कोई टेंशन नहीं लेनी. जहाँ से प्रीवियस क्वेश्चंस आए मैंने उसको भी हाईलाइट किया हुआ है, राइट. अदर देन दैट हम जैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, एंड में हम इसके जो शॉर्ट नोट, जैसे वी हैव प्रॉमिस्ड यू कि हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं दिस कोर्स, तो हम जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उनका भी एक बार सैम्पल देख लेंगे, राइट. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम प्रोसीड करते हैं. वी विल स्टार्ट विद सोर्स ट्रेसिंग. देखो, ये है क्वेश्चंस 2024 के. बहुत ध्यान से देखना. एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट 3 क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने. यहाँ पे देखो फर्स्ट में दे रखा है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. बट यहाँ पे बता रखा है कि नहीं, इट इज एक्चुअली हीटेड मोर बाय लॉन्ग वेव फॉर्म नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउसेस गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. एक्जैक्टली यहाँ पे दे रखा है लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउसेस गैसेस. एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट. आगे चलते हैं. ये तो बिल्कुल ही मतलब अगेन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है. आइसोथर्म्स जनवरी का दे रखा है. आइसोथर्म्स डिविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशन साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट. यहीं पे भी सेम, डिविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशन साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ठीक है. अब दूसरे आंसर को बहुत ध्यान से देखना. इसमें ना कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बट यहाँ पे दे रखा है कोल्ड करंट. यहाँ पे क्या दे रखा है इन एनसीईआरटी वार्म करंट, और एग्जाम्पल है एग्जैक्टली सेम. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा बिकॉज इट इज वार्म ओशन करंट्स. आगे चलते हैं. सी, अब इसमें पूछा 21 जून जिसको समर सॉलिस्टिस बोलते हैं, कौन से एरिया पे मोर देन 12 आवर्स की सनलाइट पड़ेगी, है ना. अब देखो ये टेबल है ना, इतनी ये टेबल है और ये डायग्राम है. एग्जैक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा और यहाँ से बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है यूपीएससी डिफरेंट एग्जाम्स में भी. तो 21 जून ये रहा समर सॉलिस्टिस. ये हमारा 0 डिग्री 12 आवर्स. फिर पूछ रहा है कि किस में 12 आवर्स से ज्यादा है, तो 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री. तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजिली, राइट. तो हम इसको भी कॉपी पेस्ट बोलेंगे बिकॉज एग्जैक्टली इस टेबल में से क्वेश्चन आया है. आगे चलता है 2023. यहाँ पे बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस है. यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है एंड 2 से 3 चैप्टर की एप्लीकेशन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है. इसको समझते हैं. इसमें ना एक स्टेटमेंट दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है आपसे. अब उसमें ना एक स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना. टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स दैट ऑफ रिसीव्ड एट पोल्स. बट इसी चैप्टर में क्या दे रखा है, इंसोलेशन रिसीव एट सरफेस वेरीज अबाउट 320 वॉट ऑन द ट्रॉपिक्स टू अबाउट 70 वॉट एट पोल्स. अब केस में 10 टाइम्स का डिफरेंस है क्या? नहीं, इट इज मतलब इवन लेस देन 5 टाइम्स, राइट. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा. बाकी भी क्वेश्चंस हैं जो हम थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड अगर कंसेप्ट समझेंगे तो सॉल्व हो जाएगा. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहा है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एक अलग चैप्टर में दे रखा है एक टर्म, बदन देखो यहाँ पे बता रखा है सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर दैन दैट ऑफ लैंड. इसमें क्या लिखा है, कंपेयर टू लैंड सी गेट्स हीटेड एंड हीटेड स्लोली एंड लूजेज हीट स्लोली वेयर एज लैंड हीट अप एंड कूल्स डाउन क्विकली, ठीक है. तो ये थोड़ा सा आई नो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बट डोंट वरी एट ऑल. कमिंग टू 2025 अगेन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन. हम लोग लास्ट वीडियो में हमने दोनों क्वेश्चन देखते अच्छे से डिस्कस करे थे. चलिए अब हम ना चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं. सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू प्लीज एक ही बार में पूरा का पूरा लेक्चर खत्म कर देता है, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. सी, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय द डिफरेंट parts of earth is not same. This variation cause pressure differences in atmosphere leads to transfer of heat from one region to another. अब इसको समझना. एक सिंपल सा कंसेप्ट याद करना. जब भी कोई एरिया है अर्थ का, ठीक है, अर्थ के सारे एरिया पे तो एक जैसी सनलाइट नहीं पड़ती, राइट. इक्वेटर पे मैक्सिमम पड़ती है, राइट. और जितना पोल्स के टूवर्ड जाओगे उतनी सनलाइट कम पड़ेगी. क्यों पड़ेगी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी. बट इतना तो आपको पता ही है ना, पोल्स पे कितनी बर्फ होती है एंड सो ऑल, एंड इक्वेटर पे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती है वहाँ अच्छी खासी सनलाइट पड़ती है, राइट. अब इसकी वजह से क्या होता है, हमेशा कंसेप्ट याद रखना जो मैं आगे एटमॉस्फेरिक वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी. जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब भी गर्मी होती है तो क्रिएट होता है लो प्रेशर,
ठीक है। और जब भी टेम्परेचर कम होता है, मतलब ठंड होती है, तो क्रिएट होता है हाई प्रेशर, ठीक है। नाउ हमें पता है जो विंड्स है, हम जो एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे इसको, जो विंड्स है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे क्रिएट हो गया लो प्रेशर, है ना, अर्थ के अलग अलग कोने में क्रिएट होगा हाई प्रेशर, तो एयर कहाँ से मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नाउ सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन क्या होती है बेसिकली, जिसको हम इंसोलेशन भी बोलते हैं। अर्थ पे आने वाली जो भी सन की रेज है उसको हम बोलेंगे इंसोलेशन, ठीक है। द अर्थ सर्फेस रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव, ठीक है, ये याद रखना, शॉर्ट वेव लेंथ है, नॉट लॉन्ग, शॉर्ट वेव लेंथ, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन था ना, रिमेंबर, लॉन्ग वेव लेंथ टेरेस्ट्रियल वाला, राइट। तो याद रखना, सन से जो रेज आई हैं वो शॉर्ट वेव है, जो जाएंगी वो लॉन्ग वेव है। ये फर्स्ट फैक्ट हो गया हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। लेट्स मूव अहेड। द एनर्जी रिसीव इन द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज शॉर्ट फॉर्म टर्म्ड एज इंसोलेशन। तो अर्थ पे जो भी रेज आ रही है कौन सी वेवलेंथ में आ रही है, शॉर्ट वेवलेंथ में आ रही है, इसको बोलते हैं हम इंसोलेशन, ठीक है। As the earth is geoid resembling a sphere, sun's rays fall obliquely at the top of the atmosphere and the earth intercept a very small portion of sun energy. On an average, earth receive 1.94 calories per square centimeter per minute at the top of the atmosphere. समझे। अब देखो क्या होता है ना कि ये अभी हम आगे आने वाले जो ये वेरियस फैक्टर्स इसमें पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से सन रेज अलग अलग आती है। कुछ तो सन रेज आती है डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ सच में पहुंचेगी। तो अर्थ का जो सरफेस है वहां पे कितना पहुंच रही है एटमॉस्फेयर पे, द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर, 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट का है, याद रखना। अब यहीं पे यूपीएससी क्या करेगा, पर मिनट को पर सेकंड कर देगा, है ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस याद रखना। क्या फैक्टर है अभी देखते हैं आने वाले पैराग्राफ्स में, ठीक है। अब देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात समझना, ये हमारा सन है, ठीक है, और हमारी जो अर्थ है ना वो इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ कुछ टाइम पे बहुत पास होती है, मतलब यहाँ पे मान लो टू बी स्पेसिफिक, यहाँ पे काफी पास में होगी, एंड इस एरिया में काफी दूर होगी अर्थ, सन मतलब अर्थ काफी दूर होगी सन से, राइट। तो सबसे पास वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं पेरीहीलियन, दूर वाले को बोलते हैं एपीहीलियन। मतलब सी, during its revolution around the sun, the earth is farthest from the sun, that is 152 million kilometer on 4th of July, known as एपीहीलियन। एपीहीलियन मतलब एक ऐसी पोजीशन जिसमें अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूर है। कब होती है, 4th of July को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब ऑलरेडी समर सोलिस्टिस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, 21st of July का क्वेश्चन पूछ चुका है, 21st of June का पूछ चुका है, तो 4th of July का भी पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछेगा कौन सी डेट पे सबसे फारदेस्ट होती है। एपीहीलियन कौन सी डेट को आता है, तो याद रखना 4th of July, ठीक है। 3rd of January को क्या होता है, अर्थ इज नियरेस्ट टू दी सन। अब आई नो यहाँ पे ना एक कंसेप्ट याद रखना, हमको क्या लग रहा होगा ना, अरे यार गर्मी तो बहुत, 4 जुलाई को तो बहुत गर्मी होती है, तो अर्थ शायद पास में होगी सन के, है ना, एंड 3rd of January को तो बहुत ठंड होती है, तो शायद अर्थ दूर होगी। नहीं, उल्टा है। क्यों है उल्टा वो भी बताऊंगी, क्योंकि जो अर्थ है ना वो इस तरह से रोटेट नहीं करता, वो स्लांट रोटेट करता है। सब कंसेप्ट समझेंगे, डोंट वरी, बट जस्ट रिमेंबर 3rd of January को क्या है, सबसे पास है अर्थ टुवर्ड्स दी सन। 4th of July को क्या है, अर्थ सबसे दूर है, जिसको बोलते हैं एपीहीलियन। पास वाले को बोलते हैं पेरीहीलियन। याद कैसे करें, पास पेरीहीलियन और एपी उल्टा उसका ए हो गया एपीहीलियन, ठीक है। नाउ therefore the annual insolation received by the earth on 3rd January is slightly more than the amount of received on 4th of July, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। आपने देखा होगा ना प्रीवियस क्वेश्चंस में कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है, एक स्टेटमेंट देगा, फिर दूसरा स्टेटमेंट देगा, पूछेगा A and B both are true and B explain A and B both are true and B does not explain, A is false, B is correct, B is false, A is correct। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा इन सेंटेंस में से, समझ गए। नाउ हाउएवर, तो अब आप समझ गए कि सबसे ज्यादा हमें इंसुलेशन कब मिलती है, कंपेरेटिवली अगर हम देखें 3rd को और 4th को, तो 3rd को थोड़ी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अर्थ पास में है सन के। नाउ however, the effect of this variation in solar output is masked by other factors like distribution of land and sea and atmospheric circulation। ये हम देखेंगे कि there are several other factors जिसकी वजह से जो हीट जो पहुंच पा रही है ना अर्थ में वो डिफर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो वेरिएबिलिटी इन इंसोलेशन, कि किस तरह से जो वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, इसके काफी सारे फैक्टर हैं, एंड इसमें कंसेप्ट पे प्लीज फोकस करना। रटने बैठोगे केवल रीड करोगे तो समझ में नहीं आएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया तो समझा होगा, तभी क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो एक बात समझो, अर्थ के अलग अलग एरिया में अलग अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव होती है।
पोल्स पे कम होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो पोल्स के टुवर्ड जो भी कंट्रीज है, यूरोप है, यूएस है, वहाँ पे लोग बाग यूजुअली गोरे होते हैं, मेलनिन प्रोड्यूस ही नहीं होता बॉडी में ज़्यादा। क्यों? सनलाइट नहीं है इतनी। वहीं पे अगर हम देखें इक्वेटर के आसपास जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे लोग बहुत डार्क कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है, राइट। तो क्यों है ऐसा? क्यों है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग सनलाइट है? उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो हम समझेंगे। फर्स्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, एंड सेकेंड है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको हम समझते हैं, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, राइट। अब पहले ये डायग्राम देखो बहुत ध्यान से। सी, ये सन है, ठीक, और अर्थ सन के अराउंड ऐसे घूम रही है, ठीक। अब एक बात देखना बहुत ध्यान से, नदर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। अभी डेट है जून 2022 अराउंड। आप खुद सोचो ना, जून के टाइम पे क्या होता है, जून 20 के अराउंड कैसा टाइम होता है? दिन बहुत लंबा होता है, रात बहुत छोटी होती है। क्यों? हम समवॉट यहाँ रह रहे हैं और ये सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। हम एक कंसेप्ट समझेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो तब आपको वो चीज़ भी समझ में आ जाएगी। बट इमेजिन कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, राइट। अब यहीं पे हम अगर इस तरफ चले जाएँ दिसंबर में क्या होता है? दिसंबर में रातें लंबी होती है, दिन होता है छोटा। हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, है ना, ये चीज़ हमने देखी है। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस। यूपीएससी पूछ सकता है। तो समर सॉलिस्टिस क्या होता है? जब नदर्न हेमिस्फीयर में डे इज लॉन्गेस्ट एंड नाइट इज शॉर्टेस्ट। और विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है? जब डे इज शॉर्टेस्ट एंड नाइट इज लॉन्गेस्ट। समझ गए, राइट। फिर आता है हमारा इक्विनॉक्स। व्हाट इज इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स मतलब वो टाइम जब दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल होता है। सितंबर और मार्च का आप देखोगे ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंड, दिन भी उतना ही लंबा, रात भी उतनी लंबी, ठीक है। अब इसमें कंसेप्ट समझो। अब हम समझते हैं कि ये तो हमने एक बेसिक कंसेप्ट समझ लिया कि ये अर्थ है तो इस तरह से, ये सन है तो अर्थ इस तरह से मूव हो रही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना विद एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन, वो अलग है, वो अलग कंसेप्ट है। अभी हम डे एंड नाइट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि कितना सनलाइट आएगी, ठीक है। नाउ अर्थ जो है ना, लाइक इमेजिन दिस इज अर्थ, तो अर्थ का एक्सेस ऐसा नहीं है। अर्थ का एक्सेस ना थोड़ा टिल्टेड है। अब इसको इमेजिन कैसे करो, मान के चलो ये आपके पास एक ऑरेंज है, ठीक है। ऑरेंज का ये टॉप होता है ना, जहाँ पे एक डंडी और ऐसे एक लीफ लगी होती है, राइट। ये ऑरेंज का टॉप है, ये ऑरेंज का बॉटम है। इसके बीच में एक पेंसिल या कोई स्टिक या चॉपस्टिक घुसा दो, राइट। अब इसको ऐसे रोटेट करो, ये आपने एकदम सीधी पकड़ो है, आपकी जो स्टिक है इट इज एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, वर्टिकल, ठीक है। नाउ अगर हम इसको रोटेट करें तो ये कहाँ रोटेट हो रही है? ये इस एक्सिस के टुवर्ड्स रोटेट हो रही है, राइट। अब क्या करो ना, ये जो स्टिक है इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर दो। इस स्टिक को, जैसे मान लो ये स्टिक थी, इसको थोड़ा सा टिल्टेड कर दो और अब इसको घुमाओ। अब स्टार्ट रोटेटिंग इट, तो जो आपका ऑरेंज है वो कैसे इस तरह से रोटेट करेगा, राइट। यही है हमारे अर्थ की एक्सिस। हमारा जो अर्थ है ना वो थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है। इसी की वजह से सारे सीजन्स आते हैं, इसकी वजह से ही इंसोलेशन में डिफरेंस आता है, राइट। अब मान के चलो ना, यहाँ से सनलाइट आती, इमेजिन हाइपोथेटिकली सनलाइट यहाँ पे आती और इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया अगर यहाँ पे है तो हर 24 आवर में घूम के यहीं पे आता है ना, और सन तो यहीं पे ही है, राइट। तो पूरे साल तो इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट ही रहती ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो टिल्ट आ रहा है ना, इसकी वजह से। अब पहली बात समझ गए कि जो अर्थ है वो थोड़ा टिल्ट पे है। अब मैं बहुत ध्यान से कंसेप्ट बता रही हूँ, उसको ध्यान से समझना। ये हमारा सन है, हाइपोथेटिकली इमेजिन दिस इज द सन। यहाँ से रेज आए जा रही हैं, ठीक। अब आपने कंसेप्ट तो सुना होगा ना कि जो नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल है वहाँ पे 6 महीने गर्मी रहती है, 6 महीने सर्दी रहती है। सुना है कि नहीं सुना होगा ना, राइट। तो व्हाट डज दिस मीन कि यहाँ पे जो नॉर्दर्न पोल एंड सदर्न पोल है, यहाँ पे 6 महीने गर्मी है, 6 महीने सर्दी है। क्यों है? क्योंकि ये एक्सिस का डिफरेंस की वजह से, जो टिल्ट है ना उसकी वजह से। आई नो अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो ना, तो एक बार क्या करना, एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है ना, या फिर ये कंसेप्ट है, इसका एनिमेशन सर्च कर लेना। सर्च ऑन यूट्यूब की एनिमेशन ऑफ समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस, बहुत ब्यूटीफुली समझ में आ जाएगा। नहीं हो तो ये एक्सपेरिमेंट खुद भी घर पे कर सकते हो, तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आई होप अभी आप इंक्लिनेशन की बात को समझोगे। अब यहाँ से सनलाइट आ रही है, इसी एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, अर्थ। तो ये एक्सिस तो हमेशा का हमेशा सनलाइट में रहेगा, है ना। ये पॉइंट तो हमेशा सनलाइट में रहेगा। ये क्या है? दिस इज डार्कनेस, जो मैंने दिखाया दिस इज डार्कनेस, दिस इज सनलाइट, ठीक है। तो ये पॉइंट अब कितना भी घूमे, ये पॉइंट तो हमेशा सनलाइट में रहेगा। मान लो इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं, तो ये वाला पॉइंट है 24 आवर्स में कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा, तो रात हो जाएगी। फिर 12 घंटे में वापस यहाँ आ जाएगा, 12 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा, राइट। ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा डार्कनेस में रहेगा, तो यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए रात रहेगी, राइट। अब इस कंसेप्ट पे आते हैं। अब वापस इसको समझते हैं बहुत ध्यान से। लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है।
दिस इज सन, दिस इज अर्थ। अब देखो ये हमारा टिल्ट आ गया, दिस इज द टिल्ट जो भी हमने देखा, दिस इज द नॉर्मल एक्सिस, दिस इज द टिल्ट, राइट। अब ये जो एरिया है ये क्या है, नॉर्दर्न पोल है ना, ये क्या है, सदर्न पोल है। 6 महीने यहां से लेकर के यहां तक, ये 6 महीने के लिए नॉर्दर्न पोल पे हमेशा धूप रहेगी, दिन रहेगा, ठीक है। और सदर्न पोल पे यहां से लेकर के यहां तक पूरा टर्न कर 6 मंथ्स के लिए क्या रहेगा, नाइट रहेगी। इसका उल्टा क्या होगा, जब यहां से यहां मूव करेगा, यहां देख रहे हो सदर्न पोल, देख रहे हो सदर्न पोल पे हमेशा लाइट पड़ रही है यहाँ पे, है ना, और नॉर्दर्न पोल पे क्या है, हमेशा हमेशा डार्कनेस है। फॉर दीज 6 मंथ्स नॉर्दर्न पोल पे क्या है, डार्कनेस है, एंड सदर्न पोल पे क्या है, लाइट है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो फर्स्ट फैक्टर आप समझ गए, दैट इज हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब दूसरी चीज पे आते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को समझने के लिए भी मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। मान के चलो दिस इज दी अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक, और यहां से सनलाइट आ रही है, ये यहां से पूरा सनलाइट आ रही है, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है। अब वही यहाँ पे आर्कटिक, एंटार्क्टिक सर्कल सब कुछ आ जाएगा, तो अभी उस पर फोकस मत करो। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। सनलाइट तो यहाँ से आ रही है, तो सनलाइट को इक्वेटर में आने के लिए कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ना। सी ये यहाँ से आ रही है यहाँ तक, ठीक है, फिर ये सनलाइट आई, यहाँ सनलाइट आई। नॉर्थ पोल पे जाने के लिए सनलाइट को कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है, खुद देखो, इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है लाइट को नॉर्थ पोल तक पहुंचने के लिए। दिस इज द रीजन वाई कि यहाँ पे कंपैरेटिवली ठंडा होता है। क्यों, हीटर के जितना पास बैठोगे उतना गर्मी लगेगी ना, हीटर से जितना दूर बैठोगे उतनी ठंड लगेगी, राइट। तो ये हीट, मान के चलो सन क्या है, हीटर है, आप इक्वेटर पे बैठो तो आप हीटर के पास में हो, तो यहाँ कंपैरेटिवली ज्यादा गर्मी होगी, ज्यादा सनलाइट आ रही है, राइट। जितना दूर जाओगे यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्टेंस, इतनी ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिवली ठंडा होगा। समझ गए ये चीज, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछ सकता है डायरेक्टली क्यों होता है ऐसा, है ना। देन कम्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, वेट, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रांसपेरेंसी तो आपको पता, सॉरी, लेंथ ऑफ डे, लेंथ ऑफ डे। अब जैसा हमने देखा है इस वाले उसमें, जून में सबसे ज्यादा गर्मी क्यों होती है, लेंथ ऑफ डे सबसे ज्यादा है भाई, राइट। दिसंबर में सबसे ठंड क्यों होती है, क्योंकि लेंथ ऑफ डे कब सबसे कम है, रातें लंबी होती हैं, है कि नहीं, अभी यही सीन है ना। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। देन कम्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जब भी ट्रांसपेरेंसी होगी तो सनलाइट डायरेक्टली आएगी, है ना। कभी भी देखना कि बहुत पोल्यूशन हो या फॉग होता है तब सनलाइट नहीं आती, तो ठंडा रहता है मौसम, समझे। जब भी क्लीन एटमॉस्फेयर होगा तो हमेशा से सनलाइट ज्यादा आएगी, समझ गए। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक्सेस कितना है, 66.5 भी बोल सकते हो, 23.5 भी बोल दो, 90 से डिवाइड करके, ठीक है, सॉरी माइनस करके। नाउ दिस इज द टेबल, अभी आएगी टेबल समझ में, इससे पहले टेबल समझ में नहीं आ रही होगी, अब टेबल बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। लेंथ ऑफ डे एंड आवर। अब देखो ये ना हम अपना नदर्न हेमिस्फीयर में ही मान के चलते हैं, हम अपना खुद का मान के चलते हैं। हम कहाँ पे रहते हैं, हम समवॉट 20 डिग्री के आसपास रहते हैं, ठीक है, इक्वेट मतलब इसके बीच में ही रहते हैं हम, है ना, 0 और 20 के बीच में रहते हैं हम, ठीक है। अब दिसंबर में आप देखो तो हम देखो अभी हमने पूरा कंसेप्ट समझ लिया, अब जाकर के हम इस टेबल को और इस डायग्राम को समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है लेंथ ऑफ डे इन आवर्स एंड मिनट्स ऑन विंटर एंड समर सॉलिस्टिस। विंटर समर सॉलिस्टिस कब होता है, विंटर होता है 22 दिसंबर एंड समर सॉलिस्टिस होता है जून 21। याद रखना नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो ये टेबल बता रही है कि कौन से एरिया में कौन से डिग्री पे, इफ दिस इज अर्थ दिस इज 0, फिर ये 20 30 40 एंड यहाँ पे 90, तो कौन सा डिग्री पे कितना ज़्यादा सनलाइट होती है, ठीक है। अब हमने देखा 90 डिग्री मतलब नॉर्थ पोल हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर है, राइट। 22 दिसंबर को बिल्कुल भी सनलाइट नहीं होगी, राइट, 0, क्यों, 100% डार्कनेस, राइट। 21 जून को क्या होगा, 6 मंथ से सनलाइट ही सनलाइट है, राइट। तो ये कंसेप्ट याद रखना। इक्वेटर पे क्या होता है, कुछ भी हो, दिसंबर हो, जून हो, कुछ भी हो, डे लाइट इक्वल रहती है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, याद हो गया कंसेप्ट। तो इफ दिस इज अर्थ, यहाँ 12 घंटे दिन 12 घंटे रात रहेगा, यहाँ जून के टाइम पे क्या होगा, 6 मंथ्स की सनलाइट, राइट। और यहीं पे नदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर के टाइम पे क्या होगा, 6 मंथ्स की डार्कनेस, ठीक है, इतना आपको याद हो गया। अब इस चीज को समझते हैं। हायर द लैटिट्यूड द लेस इज द एंगल दे मेक विद द सर्फेस ऑफ अर्थ रिजल्टिंग इन स्लांट सन रेज। द एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन द स्लांट रेज। इफ मोर एरिया इज कवर्ड द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेट एनर्जी रिसीव पर यूनिट डिक्रीजेस। अब इसको समझो बहुत ध्यान से, देखो ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, राइट। अब यहाँ पे अगर ये इक्वेटर है, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज द पोल,
तो ये एक्स्ट्रा एरियाज को ट्रैवल करना पड़ा, राइट। अब यहाँ पे इक्वेटर पे तो ये जो लाइट है ना डायरेक्टली एक पॉइंट पे पड़ जाएगी, राइट, बट पोल पे जाने के लिए ना इसको ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। वाई? स्लांट आ रही है ना, सीधे सीधे तो आ नहीं रही, ये प्लेन और एकदम सीधे आ जाए एक पॉइंट पे, नहीं। ये हमारा अर्थ का सरफेस है, इफ दिस इज द अर्थ सरफेस, तो ये ऐसे आ रही है, तो ये थोड़े ज़्यादा एरिया में फैल जाती है सनलाइट, ठीक है। अब खुद सोचो ना, मान लो यहाँ पे 10 यूनिट ऑफ सनलाइट आ रही है और यहाँ पे भी 10 यूनिट ऑफ सनलाइट आ रही है, ठीक है। ये आ रही है 10 मीटर में और ये आ रही है 1 मीटर पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 मीटर में 10 यूनिट सनलाइट आई, यहाँ पे क्या हुआ, 10 मीटर में 10 यूनिट सनलाइट, मतलब 1 यूनिट ही रिसीव हुई पर मीटर, ठीक है। अब मैं केवल एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस एंगल स्लांट सनराइज की स्लांट रेज की वजह से यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन आएगी, समझ गए। दूसरी चीज, एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा ना इसको, तो वैसे ही आधी हीट लूज हो गई। मैंने क्या बताया, ये हीटर है, मान लो दिस इज हीटर, ठीक है। हीटर से जितना पास में बैठोगे उतनी ज्यादा आपको रेज आएंगी, उतना ज्यादा गर्मी लगेगी। जितना हीटर से दूर बैठोगे उतनी कम रेज आएगी, क्योंकि रेज को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा ना, तो आपको कम गर्मी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सन से दूर है तो सनलाइट को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा, इसलिए एनर्जी लूज हो गई। इजी, यही लिखा हुआ है। द स्लैंट रेज आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू ग्रेटर डेप्थ ऑफ एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन मोर एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। कैसे? अब सीधी बात है ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल में आने के लिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, तो इसको ज्यादा पेनिट्रेट करना पड़ा सनलाइट को थ्रू एटमॉस्फेयर। इसी की वजह से एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन कहाँ है ज्यादा, टूवर्ड्स दी पोल्स वाला एरिया, जहां पे स्लांट रेज पड़ रही है। क्या इक्वेटर पे ऐसा होगा? क्या नहीं होगा, समझ गए। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो कलर ऑफ स्काई है इट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ अ वेरी टाइनी डायग्राम, ठीक है, इसको समझेंगे फिर आगे रीड करेंगे। सी, दिस इज द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, दिस इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेयर, राइट। और ये सन है। अब सन की जो रेडिएशन आती है ना, तो आने वाली हमने देखा शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, और जाने वाली कौन सी होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एयर है ना, इसमें कुछ गैसेस होती है जिनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इनफैक्ट वाटर वेपर को भी हम ग्रीन हाउस गैसेस में कंसिडर करते हैं। ये गैसेस क्या करती हैं, जब शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही होती है तब तो ये गैसेस बोलती है कि हाँ वी आर ट्रांसपेरेंट, यू कैन पास थ्रू अस एंड रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो रेडिएशन है अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाती है। अब मैंने आपको क्या बताया, जितना अर्थ पे हीट आएगी उतनी की उतनी वापस भी जाएगी, अर्थ के अंदर कुछ टिकता नहीं है, वो हीट वापस रेडिएट बैक कर देता है, राइट। तो 100% आएगा तो 100% वापस भी जाना होगा। अब जब ये जाने वाला होता है ना, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये इतनी चालाक होती हैं, जब जाने की बारी होती है तो बोलती है नाउ वी आर नॉट ट्रांसपेरेंट टू यू, वी आर ओपेक। तो याद रखना, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, जाने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन को जाने ही नहीं देती, अपने अंदर होल्ड करके रख देती है, अपने अंदर हीट को कैप्चर कर लेती हैं, समझ गए। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट में क्या हो रहा है, आने वाली इंसोलेशन के लिए दे आर लाइक वी आर ट्रांसपेरेंट, यू कैन पास थ्रू अस, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये रेडिएशन लॉन्ग वेव होकर के जाने वाली होती है तो यही ग्रीन हाउस गैस बोलती है नहीं, यू कैन नॉट पास, अब हमसे पास होकर के नहीं जा सकते, वी विल कैप्चर यू। और ये ग्रीन हाउस गैसेस हीट को कैप्चर कर लेती हैं। ये हीट इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अर्थ पे लाइफ नहीं पॉसिबल हो सकती, क्योंकि अगर अर्थ के ऊपर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, तो रात को इतना -50-60 टेम्परेचर चला जाता कि हम सब मर जाते। समझे। तो लाइफ के लिए दिस ग्रीन हाउस गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, पोल्यूशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने लग गई है, ठीक है। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो वाटर वाला मैंने चीज़ बताई है ना, इसके थ्रू भी हमारा एक प्रीवियस इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, राइट। अब आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। देखा हमने, बताया जिस तरह से मैंने, इनकमिंग सोलर रेडिएशन passes through the atmosphere before striking the earth's surface. Within the troposphere, water vapor, ozone and other gases absorb as much of near infrared radiation. ठीक है। Very small suspended particles in the troposphere scattered visible spectrum both to space and towards the earth's surface. This process adds color to the sky, red to the rising and setting sun and blue to the sky. ठीक है। अब देखो, जो एयर है ना उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसकी वजह से स्कैटरिंग होती है, एंड इसी की वजह से हमें ब्लू एंड रेड कलर ऑफ द स्काई दिखता है, ठीक। अब आता है हमारा ये टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस। प्रीवियस इक्वेशन इसमें से आ चुके हैं, तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। इंसोलेशन रिसीव एट द सरफेस वेरीज फ्रॉम अबाउट 320 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन ट्रॉपिक्स टू अबाउट 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर इन पोल्स। हमने देखा था कि ये जो अर्थ है
और यहाँ पे इंसोलेशन आ रही है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम होगा। तो इधर कितना है हमारा ऑलमोस्ट 320 वॉट, यहाँ पे कितना हमारा 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो क्या ये 10 टाइम्स है क्या? नहीं है। यही प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था, राइट। तो हमेशा याद रखना कि ट्रॉपिक पे ज़्यादा होगा, पोल्स पे कम होगा। मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव ओवर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। याद रखना सबसे ज़्यादा कहाँ पे रिसीव होती है? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। उसका रीज़न समझो, ये अर्थ है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास ना ज़्यादातर पानी है, ज़्यादातर ओशंस है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है। अब जैसे ही सनलाइट आई तो वाटर क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके उसने बादल बना लिए, बादल हुए तो बारिश हो गई। और मैंने आपको क्या बताया था, अभी हमने रीड किया था कि जो ट्रांसपेरेंसी एटमॉस्फेयर की, उसकी वजह से इंसुलेशन ज़्यादा होता है। अगर बादल आ गए तो फिर सनलाइट अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाएगी, राइट। तो इसकी वजह से जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं वहां पे सबसे ज़्यादा सनलाइट नहीं आती, सनलाइट आती है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में। यहीं पे यूपीएससी आपको फंसाएगा, बोलेगा कि मैक्सिमम इंसुलेशन आती है इक्वेटर पे, नहीं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में क्या है, कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन देन ट्रॉपिक्स। जनरली द सेम लैटिट्यूड इन इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर ओशन। अगेन इंपॉर्टेंट, समझ गए? पहले तो इक्वेटर वाली चीज समझ गए आप। दूसरी चीज, सेम लैटिट्यूड पे जो जगह इंसुलेशन है मोर और लेस सेम रहती है, बट कॉन्टिनेंट पे ज्यादा होती है, ओशन पे कम होती है। अगेन ओशन में क्यों कम है? ओशन में जैसे इंसुलेशन आएगी पानी इवेपोरेट होगा, बादल बनाएगा, और बादल की वजह से और इंसुलेशन नहीं आ पाएगी, तो इसीलिए ओशन पे इंसुलेशन कंपैरेटिवली कम होती है। समझ गए? ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ in winter the middle and higher latitudes receive less radiation than in summer। ये तो हमने देख ही लिया है, ऑब्वियस सी बात है ना। विंटर्स में क्यों विंटर सर्दी लग क्यों रही है? क्योंकि इंसुलेशन कम आ रही है, राइट। और हमें पता है कि हम जितना इक्वेटर से ऊपर जाएंगे उतना इंसुलेशन कम होती जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ईजी है। देखो 3 टाइप की हीटिंग्स होती है, इसको समझते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीटिंग। एक होती है कंडक्शन, ठीक है, एक होती है कन्वेक्शन, एक होती है एडवेक्शन, ठीक है। कंडक्शन में याद रखना कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे मान के चलो, मान लो ये बॉक्स है, ये एक छोटा सा क्यूब है, हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स हैं, और ये सारे क्यूब बने आयरन के। ये आयरन का क्यूब है, और यहाँ पे ना आप इसको गर्म करने लग जाओ, ठीक है। और इसके बगल में एक और आयरन का क्यूब लगा दो, और उसके बगल में एक और आयरन का क्यूब लगा दो। तो इससे हीट क्या होगा? इधर ट्रांसफर होगी, इससे हीट इधर ट्रांसफर होगी, एंड इफ यू आर टचिंग द थर्ड क्यूब, आपका हाथ जलने लगेगा, या यू विल स्टार्ट फीलिंग कि ये हॉट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना वो अपने आप के कॉन्टैक्ट की वजह से, मतलब मान लो ये बिल्कुल चिपके हुए हैं, राइट। तो ये हीट इसमें ट्रांसफर करेंगे, ये इसमें ट्रांसफर करेगा, ये इसमें, एंड सो ऑन, राइट। इसको ऐसे मान के चलो, कभी देखा है जो पैन होते हैं ना, जिसमें ऐसे ऊपर पीछे प्लास्टिक नहीं लगी होती है, ऐसे पैन्स जो होते हैं, राइट। अगर आप उसमें कभी चाय बनाओ और उसको यहाँ से पकड़ो तो आपको लगेगा कि आपका हाथ गर्म हो रहा है। या कढ़ाई जो होती है ना, इसको पकड़ो हैंडल्स के तो लगता है कि गर्म है। क्यों? क्योंकि ये जो हीट है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गई। तो जो कॉन्टैक्ट की वजह से हीट ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं हम कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है। इसको रीड करते हैं। इंसुलेशन ट्रांसमिटेड द हीट टू एटमॉस्फेरिक लेयर्स नियर द अर्थ इन लॉन्ग वेव। ये हमने देखा अभी, लॉन्ग वेव फॉर्म में जो हीट है वो ट्रांसमिट हो रही है, राइट। एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड्स गेट हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द लोअर लेयर ऑल्सो गेट हीटेड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। मतलब देखो ये लैंड है, इंसुलेशन आई, लैंड गर्म हो गया, इसके ऊपर जो एयर का मास है ये गर्म हो गया, फिर इसके ऊपर जो एयर है वो गर्म हो गई, फिर उसके ऊपर जो एयर है वो गर्म हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट हो रहा है। इस ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या बोलेंगे हम? कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन टेक प्लेस व्हेन 2 बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट विद अदर। देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू कूलर बॉडी। द ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यूज अंटिल द बॉडी अटेन द सेम टेम्परेचर। इसको ऐसे मान के चलो, मान लो सर्दियां हो रही है और आपका हाथ बहुत ठंडा है, एंड आपके किसी दोस्त का हाथ बहुत गर्म है। आपने उसका हाथ पकड़ा तो क्या होगा? उसका हाथ कंपैरेटिवली ठंडा हो जाएगा ना, आपका हाथ कंपैरेटिवली गर्म हो जाएगा। क्यों? देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी, देयर इज फ्लो ऑफ हीट। हीट क्या हुआ? गर्म हाथ से ठंडे हाथ के टुवर्ड्स ट्रांसफर हो गई, ठीक है। अभी कब तक होती रहेगी? जब तक दोनों बॉडीज में एग्जैक्ट सेम टेम्परेचर नहीं आ जाता। इजी कंडक्शन समझ गए। देन कम्स कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या होता है ना, रेडिएशन के थ्रू, ठीक है, ऊपर की तरफ वर्टिकली ऊपर हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेस वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट्स एंड फर्दर ट्रांसमिट हीट इन द एटमॉस्फेयर। दिस प्रोसेस इज वर्टिकल हीटिंग। वर्टिकल हीटिंग का मतलब क्या है? कि एयर ऊपर चली गई, ठीक है, एयर ऊपर चली गई इन द फॉर्म ऑफ करंट्स, एंड उसकी वजह से देयर इज नो कॉन्टैक्ट, बस ये गर्म एयर हुई, ऊपर चली गई अपने आप, एंड उसकी वजह से जो हमारे करंट्स जनरेट हुए उसकी वजह से हीटिंग हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। दिस इज नोन एज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन इज vertical heating, and also very important, it is only limited to troposphere. Important,
यूपीएससी क्या करेगा, कंडक्शन की जगह कन्वेक्शन दे देगा, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लिख देगा, ओनली ट्रोपोस्फेयर की जगह स्ट्रेटोस्फेयर लिख देगा। समझ गए। दूसरी चीज, अब मान लो दिस इज द अर्थ सरफेस, ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है तो इट इज कन्वेक्शन, अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एडवेक्शन। समझ गए। इसको ऐसे मान के चलो ये प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे एक गर्म हवाए का एक मास है, और अगर ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, या इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो वी विल कॉल इट एडवेक्शन। ठीक है। नाउ एडवेक्शन इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन अदर मूवमेंट। एडवेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्टिकल मूवमेंट। क्यों? In the middle latitudes, most of the diurnal day and night variation in the daily weather are caused by advection alone. दिन में रात में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, या आप बोल सकते हो जैसे हम ना इसको आगे चल के पढ़ेंगे अब दूसरे चैप्टर्स में, देयर इज सी ब्रीज, देयर इज लैंड ब्रीज, वो सब क्यों हो रही है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से हो रही है। एयर ऊपर नहीं जा रही, एयर इधर या उधर जा रही है। समझे। दूसरा, लू चलती है, लू वो भी किसकी वजह से होता है? एडवेक्शन। यहाँ पे यूपीएससी क्या बोलेगा, लू की जगह मतलब एडवेक्शन की जगह लिख देगा कि लू इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ठीक है। आगे चलता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन आया है। देखो एक ही लाइन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, छोड़नी नहीं है। आई नो थोड़ा सा लग सकता है कि अरे इट्स इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, नहीं करना ही पड़ेगा। इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम यू हैव टू डू इट। इस साल नहीं करोगे तो अगले साल करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। इससे अच्छा हम ही कर लेते हैं, इसी साल कर लेते हैं। समझते हैं। ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आप समझ गए क्या थी? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एक ऐसी रेडिएशन है जिसको जो लॉन्ग फॉर्म में है और जो अर्थ से वापस जा रही है। शॉर्ट फॉर्म में आई, जा किससे रही है? लॉन्ग फॉर्म में। ठीक है। रेडिएटेड एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव फॉर्म, दिस एनर्जी हीट अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जाने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इजी। Now, long wave radiation is absorbed by atmospheric gases, particularly by carbon dioxide and other greenhouse gases. मैंने क्या बताया था? ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये गैसेस क्या करती है? लॉन्ग वेव रेडिएशन को जाने नहीं देती, बोलती है कि नाउ वी आर ओपेक, वी विल नॉट लेट यू पास। ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं जाने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशंस को। ठीक है। नाउ thus the atmosphere is indirectly heated by earth's radiation. ठीक है, maintaining a constant temperature। और ये इंपॉर्टेंट भी है ना, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली फ्रीज हो जाएगा। समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब आता है हमारा हीट बजट। ठीक है, ये देखो एक बार हीट बजट के डायग्राम्स देखो। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। फॉर्चुनेटली यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, बट अनफॉर्चुनेटली आ सकता है ना। तो हमें इसको अच्छे से समझना है। एंड आई एम टेलिंग यू, आप अभी इसको पढ़ने बैठो, आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, बट नो नीड टू फिकर। ठीक है, आई एम हेयर फॉर यू। यहाँ पे मैंने एक बहुत ईजी सिंपल डायग्राम बनाया है एंड छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है टू मेक यू रिमेंबर एवरीथिंग। हर चीज़ याद हो जाएगी। प्लस हम 3 बार रिवीजन करेंगे, तो आपको पता ही है ना। जब हम 3 बार 4 बार रिवाइज करेंगे ना, ये सब याद हो जाएगा। मेरा एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको ये चीज़ याद ना हो, तो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अब पहला तो एक रूल समझो, सन से आने वाली जो इंसोलेशन है, जितनी आएगी उतनी ही वापस जाएगी। इसका मतलब अगर मान लो यहाँ से रेडिएशन आई और हम उसको 100% कंसिडर कर रहे हैं, तो जाएगी भी कितनी वापस? 100%। ठीक है। अर्थ के अंदर कुछ रहता नहीं है, वो सब कुछ रेडिएट बैक कर देता है। ठीक है। अब मान के चलो अर्थ से जो रेडिएशन आ रही है दैट इज 100%। हम मान के क्या चलते हैं कि इट इज 100%। अब इसमें क्या हुआ? 100% में से 35% तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एल्बिडो। एल्बिडो मतलब डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो गई, एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, आने से पहले ही रिफ्लेक्ट होकर टाटा बाय बाय। समझ गए। तो कितनी बची? 100 माइनस 35, कितनी बची? 65। ठीक है। तो 65% है जो एक्चुअली अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करेगी। समझे। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, ये सन है। ठीक है। तो 35 क्या हुआ? डायरेक्टली गायब, आने से पहले, एंटर करने से पहले ही गायब। अर्थ के एटमॉस्फेयर को कितना क्रॉस करेगी? 65%। ईजी। नाउ अब बहुत ध्यान से सुनना, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस किया 65% ने, बट जब ये अर्थ के सरफेस तक, जब तक ये अर्थ तक पहुंच रही थी ना, इतने में क्या हुआ? थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी तो लूज हो जाएगी। क्यों? एटमॉस्फेयर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो करेगा ना एब्जॉर्ब, कुछ तो करेगा ही करेगा। तो क्या हुआ? 14% जो है ना 65 में से, वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली। वापस सुनो, 100% आई, 35% वापस चली गई, 65% ने एंटर किया। नाउ जब 65% ने एटमॉस्फेयर से एंटर किया, ठीक है, इसमें क्या हुआ? वाइल कमिंग टू द अर्थ सरफेस, बीच में कुछ हमारी सोलर जो एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब हो गई बाय एटमॉस्फेयर। कितनी परसेंट हो गई? 14। अब मुझे बताओ 65 माइनस 14 कितना हुआ? 51% है जो एक्चुअली अर्थ के सरफेस तक पहुंचा। ठीक है। तो आउट ऑफ 100 कितना हुआ? केवल 51% है जो एक्चुअली अर्थ का जो सरफेस है वहां तक पहुंचा। ठीक है।
अब मैंने आपको क्या बताया, जितना आएगा उतना वापस जाएगा। पहले आया 100 में से 35 डायरेक्ट वापस चला गया, 65 बचा, तो 65 आएगा, 65 वापस जाएगा, राइट। तो 14% तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हुआ, यहीं से वापस चला जाएगा। और 51% क्या करेगा, अर्थ पे गया और अर्थ से वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। बट इसके जाने के दो तरीके हैं। जो 51% है ना, 51% उसके जाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है डायरेक्ट, दूसरा है पहले एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होगा फिर वापस निकलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कितना है 17%, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होगा फिर कितना निकलेगा 34%। अल्टीमेटली याद क्या क्या करना है, 35, 65, 14, 51, इतना याद कर लो बस, ठीक है। एक और बार रिवाइज करते हैं इसको, फिर समझेंगे, ठीक है। देखो 100% हमारे पास एनर्जी है, राइट। 100% में से 35% तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक हो गई एल्बिडो के फॉर्म में, बचा कितना 65, जो एक्चुअली अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, कुछ तो एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो गया, कितना 14%, और अर्थ के सरफेस धरती तक पहुंचा कितना, जहां पे आप खड़े हो, जहां पे आप बैठे हो, वहां पर तक पहुंचा कितना, जस्ट 51%, समझ गए। अब ये 51% वापस जाएगा, कैसे जाएगा, 17% तो डायरेक्टली वापस चला जाएगा, ठीक है। 34% क्या होगा, पहले एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होगा फिर जाएगा। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, 14% क्या था, जब आ रहा है तब एब्जॉर्ब हुआ था, 34% क्या है, जब जा रहा है तब एब्जॉर्ब हुआ। अब यहां पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ध्यान से सुनना। 14% इज एब्जॉर्ब्ड इन शॉर्ट वेव, 34% इज एब्जॉर्ब्ड इन लॉन्ग वेव, समझ गए। दिस इज द हीट बजट, इसको हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये मेंस में भी आ सकता है। नाउ अब इन लोगों ने क्या किया है ना, जैसे 34 है तो 34 को और ब्रेक डाउन कर दिया 27 में, 2 में। जो भी हमने 51 देखा था उसको और ब्रेक डाउन कर दिया इन्होंने इतने इतने में। इतना नहीं पढ़ना, इतना नहीं करना, ठीक है, समझ गए इस चीज को। तो इसको इतना इन डेप्थ में मत जाओ, बस आगे चलो। ये वाला जो डायग्राम है ना, दिस वन, बस इसको याद कर लो। अब वही है ना, जैसे इसमें पूछा कि रेडिएटेड बाय एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर पे अभी हमने क्या देखा, 14% गया था प्लस हमारा 34% गया था, उसको इन्होंने 48 लिख दिया है। अब इतना कंफ्यूजिंग सा ये हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा मत रटो। जो मैंने समझाया है इसको पढ़ लो, उसके बाद अगर ये समझ सको तो समझ लेना, उसके बाद अगर रट सको तो रट लेना। बाकी इसमें एग्जैक्ट सेम चीज़ लिखी हुई है। देखो अर्थ में क्या होता है, ना तो एक्यूमुलेट होती हीट ना जाती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेशन इज इक्वल टू द अमाउंट लॉस्ट थ्रू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हमने इसको मान के चला 100%। इस 100 में से क्या होगा, 32% रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी डायरेक्ट। अच्छा 32 में से भी क्या होगा, 27 जाएगी फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लाउड्स एंड 2 जाएगी आइस कवर से। इतना इन डेप्थ मत जाओ, 35 याद रख लो बस। आगे चलते हैं, इसको हम एल्बिडो ऑफ अर्थ बोलते हैं। फिर 65% एब्जॉर्ब हो गई, राइट। अब क्या होगा, 65% में से 14 तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, 15% क्या होगी सॉरी अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाएगी, ठीक है। अब इसमें भी इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया। 17 का क्या होगा, रेडिएटेड टू स्पेस डायरेक्टली, एंड जो 34 है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू एब्जॉर्ब होकर फिर जाएगी। फिर इसका भी ब्रेक डाउन दे रखा है 6, 9, 19। इतना इन डेप्थ में नहीं जाना, समझ गए। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जितना सोलर इंसोलेशन है ना उसका 50% इज एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। इट इज नॉट 50%, इट इज 48%। कैसा, 14 + 34 48, या पूछेगा लेस देन 50, मोर देन 50, इस तरह से कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। आगे चलते, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ वेरिएशन इन नेट हीट बजट एट अर्थ सरफेस। देखो कुछ कुछ एरिया में क्या होता है, सरप्लस रेडिएशन होती है, हर जगह पे एग्जैक्ट सेम रेडिएशन तो नहीं आएगी। ट्रॉपिक्स में ज़्यादा गर्मी होती है ना, राइट। पोल्स पे कम गर्मी होती है, क्यों, इंसोलेशन ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा है, पोल्स पे कम है, क्यों है यही समझते हैं। सम पार्ट ऑफ अर्थ हैज सरप्लस रेडिएशन बैलेंस व्हाइल अदर पार्ट हैज डेफिसिट। डेफिसिट मतलब नेगेटिव में, कम, उनके पास कमी है इंसोलेशन की, ठीक है। नाउ surplus of net radiation balance between 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड रीजन नियर द पोल्स हैव डेफिसिट। मतलब इक्वेटर के जो आसपास वाला एरिया है, ट्रॉपिक्स वाला जो एरिया है, यहाँ पे हीट सरप्लस होती है, पोल्स में नेगेटिव होती है। मतलब नेगेटिव इन द सेंस थोड़ा सा डेफिसिट होता है, नेगेटिव नहीं है, डेफिसिट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल वर्ड एज अ रिजल्ट द ट्रॉपिक्स डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस हीट और हाई लैटिट्यूड गेट परमानेंटली फ्रोजन। अब होता क्या है ना, एक बात समझना बहुत ध्यान से। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे क्या इंसुलेशन कम है, यहाँ पे इंसुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ की जो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पे एयर बहुत गर्म हो जाएगी, यहाँ पे एयर क्या बहुत ठंडी है। तो क्या होगा, ठंडी एयर इधर आ जाएगी और गर्म एयर टुवर्ड्स दी पोल चली जाएगी। तो इससे क्या होता है, हीट हमारा मैनेज होकर रखता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एकदम आग लग जाए और यहाँ पे एकदम फ्रोजन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे। एयर घूमती रहती है, ये हम एटमॉस्फेयर के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। नाउ सी
हीट, अब हीट होती क्या है? हीट रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल comprising a substance. The temperature is measurement in degree of how hot, cold a thing is. ठीक है, मतलब देखो टेम्परेचर बस ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कितना गर्म है, ठीक है. हीट बताता है कि क्या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी. ठीक, नाउ देयर आर फैक्टर्स दैट कंट्रोल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन बहुत ध्यान से सुनना. अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक है. अब खुद सोचो, लैटिट्यूड्स है, अलग अलग लैटिट्यूड्स है. ये अर्थ है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है, ठीक है. जितना इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाओगे टेम्परेचर कम होता जा रहा है. तो किसका रोल है? ये लैटिट्यूड का. दूसरी चीज़ एल्टीट्यूड. खुद सोचो, पहाड़ है ना, पहाड़ पे जैसे ही ऊपर जाओगे तो कंपैरेटिवली ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा, राइट. तो जितना आप हाइट पर जाते हो उतना आपको कम फील होता है. अगर अफ्रीका में भी कोई पहाड़ है, ट्रॉपिकल एरिया में भी कोई पहाड़ है, तो ऊपर जाओगे तो कंपैरेटिवली कम लगेगा. वो भी हम लैप्स रेट पढ़ेंगे, डोंट वरी. देन डिस्टेंस फ्रॉम सी. आपने हमेशा देखा होगा, कभी भी अगर आप बीचेस पे गए हो या आपका कोई भी दोस्त हो जो मुंबई या गोवा रहता हो या गया हो, उससे पूछना, भले ही सर्दी में जाए भले ही गर्मी में जाए, उनको वही टी शर्ट और शॉर्ट्स ही पहनना है. ना ज़्यादा गर्मी होती वहाँ पे, ना ज़्यादा ठंड होती. क्यों? जितनी भी, अगर मान लो बहुत लैंड बहुत गर्म हुआ तो वो सारी की सारी एयर चली जाएगी सी के टुवर्ड्स. अगर लैंड बहुत ठंडा हुआ तो सी से गर्म एयर आ जाती है, जिसको लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज कहते हैं. आगे हम पढ़ेंगे उसको, एयर वाले उसमें. इससे क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर बना रहता है. बट यहीं अगर आप बिल्कुल कॉन्टिनेंट के बीच में हो, जैसे अगर आप दिल्ली के आसपास वाले एरिया में, तो गर्मी में तो हद गर्मी, सर्दी में हद सर्दी. समझे? आगे चलते हैं. प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट. अब देखो, ओशन करंट्स भी दो टाइप के होते हैं, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है. एक होता है कोल्ड ओशन करंट, एक होता है वार्म ओशन करंट, ठीक है. जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, अगर आप उसके बगल में हो तो जब पानी गर्म है तो उसके ऊपर की एयर भी गर्म होगी, तो आपको कंपैरेटिवली क्या फील होगा कि यहाँ पे गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है. दूसरा, अगर पेरुवियन करंट है, यहाँ पे पेरुवियन करंट इज कोल्ड, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या फील होगा कि ठंडी है, क्योंकि क्यों? ठंडा पानी, उसके ऊपर का एयर भी ठंडा. इजी, समझ में आ गया. अब आगे चलते हैं, इनको रीड करते हैं, ठीक है. लैटिट्यूड का तो कुछ भी नहीं है. टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस डिपेंड ऑन द इंसोलेशन रिसीव. जितना इंसोलेशन आएगा उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर है. इक्वेटर पे ज़्यादा इंसोलेशन आता है, पोल्स पे कम इंसोलेशन आता है, तो पोल्स पे ठंडी है, इक्वेटर पे गर्मी है, ठीक है. इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर, इसमें तो कुछ करना नहीं है. एल्टीट्यूड पे बातें इंपॉर्टेंट है. एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो. देयरफॉर द प्लेसेस नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर देन प्लेसेस सिचुएटेड ऑन द हायर एलिवेशन, ठीक है. इसको समझो. जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, दिस इज द पहाड़. आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, ठीक है, और ये पहाड़ है, मान के चलो ये 1000 मीटर पहाड़ है. कितने का है? 1000 मीटर का पहाड़, ठीक. नाउ सन है, ठीक है, तो सन की इंसोलेशन धरती पर आई और यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होगी, राइट. अभी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो आपको तो फील हो जाएगी, बट जब ये रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ तक पहुंचेगी ना इस इंसान को, तब तक ये बहुत ज़्यादा, ये जो रिफ्लेक्टेड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है बहुत ज़्यादा हीट को लूज कर चुकी होगी, तो इसीलिए इसको ज़्यादा गर्मी फील होगी नहीं, यहाँ ज़्यादा गर्मी फील होगी. ये तो आप सबने फील किया होगा ना अपनी लाइफ में, कभी भी पहाड़ों पे गए होंगे तो आपको फील हुआ होगा कि टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम हो गया, ठीक है. नाउ in other words, temperature gradually decreases with increase in height. The rate of decrease of temperature with height is termed as lapse rate, that is 6.5 degree Celsius per 1000 meter. समझ गए? lapse rate क्या है? जितना आप 1000 मीटर ऊपर जाओगे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो अगर आपका एक दोस्त था, ठीक है, इसको कंपैरेटिवली टेम्परेचर 6.5 डिग्री कम फील हो रहा होगा एज कंपेयर टू यू, ठीक है. आगे चलते हैं. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सी. कंपेयर टू लैंड, सी गेट्स हीटेड स्लोली एंड लूजेस हीट स्लोली, ठीक है. लैंड हीटेड अप एंड कूल डाउन क्विकली. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है. जो लैंड होता है ना वो बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी अपनी हीट को लूज करता है. जो पानी होता है ना वो उतनी जल्दी नहीं करता. इसको ऐसे इमेजिन करके चलो, आपने कभी कभी देखा होगा बहुत गर्मी होती है ना, जब बहुत मतलब जून जुलाई वाला जो टाइम, जून या मई जून वाला जो टाइम होता है, आपने मतलब पूरे दिन आपका टंकी का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है. अब अगर रात को भले ही 1-2 बजे भी जाकर के अगर आपने नल खोला और पानी निकाला तो वो बहुत हीटेड होता है, वो इतनी जल्दी कूल ही नहीं हो पाता. तो याद रखना, जो पानी है उसको हीट लूज करने में और एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, ठीक है. वहीं पे क्या होता है, जो लैंड होता है ना वो बहुत जल्दी हीटअप होता है और कूल डाउन होता है. इंपॉर्टेंट चीज़ है. Therefore, variation in temperature over sea is less as compared to land. अगर आप सी के पास में तो आपको उतना टेम्परेचर डिफरेंस ही फील नहीं होगा. लैंड में क्या है, जैसे धूप आई बहुत गर्मी लगी, जैसे धूप गई बहुत ठंड लगी, बट सी के पास आपको ऐसा फील नहीं होगा, ठीक है. प्लेसेस सिचुएटेड नियर द सी कम्स अंडर द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ सी एंड लैंड ब्रीज विद मॉडरेट
विच मॉडरेट्स द टेम्परेचर। ये हम आगे पढ़ेंगे सी ब्रीज लैंड ब्रीज, ठीक है। नाउ ये भी इजी सा कंसेप्ट है। इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर मास एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर, प्लेसेस दैट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड एयर मास। इजी, जहाँ पे कोल्ड एयर मास है, कोल्ड ओशन करंट है, वहां पर ठंडी लगेगी। जहाँ वार्म एयर मास है, वार्म ओशन करंट है, वहां पे गर्मी लगेगी। इजी। नाउ अब ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इंसोलेशन, दैट इज आइसोथर्म्स, ठीक है। आइसोथर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक है। यहाँ पे भी पूछ सकता है क्वेश्चंस, एंड यहाँ से तो ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। करते हैं विद आइसोथर्म्स। देखो ये टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ध्यान से पढ़ना, यहाँ से और क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। आइसोथर्म क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर जनवरी जुलाई का जो भी इशू है वो समझेंगे, ठीक है। 2 चीज़ समझो। पहली चीज़, आइसोथर्म क्या होता है? अगर हम अर्थ है उसमें एक सर्टेन टेम्परेचर के जितने भी पॉइंट हैं उनको जोड़ दें, तो जो लाइन बनेगी वो आइसोथर्म होगी ऑफ दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर। आई गिव यू एग्जाम्पल। मान लो ये आपका रूम है, ठीक है, यहाँ पे हीटर चल रहा है, तो हीटर के जितना पास होगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब मान के चलो यहाँ 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 ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूँ तो आई विल कॉल दिस आइसोथर्म ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दूँ तो आई विल कॉल इट आइसोथर्म ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक ऐसी लाइन जिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है। दीज आर आइसोथर्म्स। समझ गए? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ में इक्वेटर है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये है सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में ना यूजुअली ओशन ज़्यादा है, याद रखना, ओशन ज़्यादा है, मतलब पानी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लैंड। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है? लैंड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओशन। तो यहाँ पे लैंड का अमाउंट ज़्यादा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में ओशन का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब लैंड काफ़ी कम है, राइट। नाउ मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी? मैंने आपको बोला था जो लैंड है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है, ये हमने पढ़ा था भी एनसीईआरटी में, राइट। और जो वाटर है वो उतना जल्दी ठंडा और गर्म नहीं होता, इसीलिए अगर आप सी के पास होगे तो टेम्परेचर डिफरेंस उतना नहीं दिखेगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ये हमारा अर्थ है, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर, कौन से में टेम्परेचर ज़्यादातर नॉर्मल रहेगा एंड कहाँ पे टेम्परेचर का डिविएशन बहुत ज़्यादा होगा? मतलब 2 टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा है, तो ठंडा गर्म बहुत एक्सट्रीम होता है। यहाँ पे ओशन है तो इतना टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। समझ गए? क्यों? क्योंकि कहीं पे बहुत हीट है, कहीं पे कम है, तो वाटर क्या करता है, सबको इधर से उधर पूरा हीट को ट्रांसफर कर देता है। इजी। अब हम आते हैं, अब हम इसको समझते हैं। देखो एनसीईआरटी में आइसोथर्म्स बता रखे हैं अराउंड द वर्ल्ड ऑफ 2 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी एंड जुलाई। जनवरी जब ठंड पड़ती है, जुलाई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, जुलाई जब गर्मी पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब ना अपने आप ये 2 मैप्स को कंपेयर करो, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। दिस इज द मैप ऑफ जुलाई, ठीक है, दिस इज द मैप ऑफ जनवरी, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे यू नो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, है ना, ये बीच के लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब ये जो लाइंस है ना, दीज आर आइसोथर्म्स, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं दीज आर आइसोथर्म्स। अब खुद देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में कंपेयर करो, देखना सदर्न हेमिस्फेयर में ना मोर और लेस थोड़ी पैरेलल सी है, बट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कितना डिविएशन आ रहा है देखो। तो पैरेलल कहाँ पे है? ऑलमोस्ट सीधी सी लाइन पैरेलल सी कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज ऑफ ओशन। यहाँ पे भी सेम केस है, देखो यहाँ पे भी कैसी है, ऐसी जा रही है ना, यहाँ कैसी है, कहाँ पे ज़्यादा पैरेलल है? इन दी सदर्न हेमिस्फेयर। इजी, पहला कंसेप्ट समझ गए। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ कि डिविएशन कहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलता है? कहाँ पे जनरल जो हमारा लाइंस है वो ज़्यादा डिविएट होती हुई कहाँ दिख रही है? तो आप देखोगे कि जनवरी में थोड़ी ज़्यादा है ना, ये देखो जनवरी में ऐसा जा रहा है, यहाँ क्या है, समवॉट ठीक ठीक सा है ना। अगर आप ये 2 मैप को कंपेयर करो तो यू विल फील कि जनवरी में डिविएशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू जुलाई। और यही हमारा यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन था। इसमें बोला है डिविएशन फ्रॉम दिस ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस इन जनवरी देन इन जुलाई। अब इसमें इसका और क्वेश्चन क्या पूछा था यूपीएससी ने घुमा के? यूपीएससी ने पूछा था कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है डिविएशन मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो गर्मियों में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ठंडी, नहीं, वो ठंडी में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्मी। समझे? आप इसको ऐसे इमेजिन करो, गर्मियों में क्या है, सुबह भी गर्मी है, रात को भी गर्मी है, सुबह भी इसे चलाना है, रात को भी इसे चलाना है, तो समवॉट टेम्परेचर सेम सा रहता है ना। सर्दियों में हमें क्या फील होता है, सुबह तो लगती है भयंकर ठंड कि 2-2 जैकेट और कंबल पहन लो,
दोपहर में इतनी भयंकर गर्मी लगती है कि मन करता है टी शर्ट पहन लो, फिर रात को भयंकर ठंड। तो टेम्परेचर डिफरेंस, हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर का बीच का डिफरेंस कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ? हमारा जनवरी में, सर्दियों में। यही क्वेश्चन था। अब अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आइसोथर्म्स आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। आइसोथर्म्स आर जनरली पैरेलल टू लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड्स हैं उनसे जनरली उनके पैरेलल होता है। ठीक है, नॉट ऑलवेज बट जनरली। मतलब देखो ये लैटिट्यूड है तो इसके समवॉट पैरेलल रहेगा, है ना। सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा जुलाई में थोड़ा ज़्यादा पैरेलल देखने को मिलता है, सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पैरेलल देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ in the northern hemisphere land surface area is much larger than the southern hemisphere, ये भी हमने देखा। Hence the effect of land mass and ocean current are well pronounced। ठीक है, तो कहाँ पे ज़्यादा है? northern hemisphere में। ठीक है, अब यही previous क्वेश्चन था अगेन। In January isotherms deviate to north over the ocean and south over the continent। समझ गए? जनवरी में क्या होगा? जो आइसोथर्म्स है वो नॉर्थ में डिविएट हो जाएंगे। दिख रहा है ना ये मैप में? ये पहले ऐसे थे, जुलाई में ऐसे थे। ठीक है, अब ये ऐसे हो गए। कहाँ डिविएट हो गए? नॉर्थ में हो गए ना। कहाँ पे हो रहा है? ओवर दी ओशन दिख रहा है। और साउथ में कहाँ जा रहे हैं? ये साउथ के टुवर्ड्स देखो, ध्यान से देखो इस मैप को। ये साउथ के टुवर्ड्स जा रहा है, ये नॉर्थ के टुवर्ड्स जा रहा है। यही तो बोल रहा है। इन जनवरी आइसोथर्म डिविएट टुवर्ड्स नॉर्थ ओवर द ओशन, साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। यही क्वेश्चन पूछा था, राइट। नाउ क्यों हो रहा है? वार्म ओशन करंट्स की वजह से हो रहा है। ये हम वार्म ओशन करंट्स में पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लो, इसकी अभी टेंशन मत लो। ठीक है, कौन कौन से? गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन मेक्स द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन वार्मर एंड आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। ओवर द लैंड टेम्परेचर डिक्रीजेज शार्पली एंड आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हुआ? इधर चला गया क्योंकि यहाँ पे गर्म है ना, दिस इज वार्म। ऊपर के साइड चला गया नॉर्थ में, यहाँ पे ठंडा हो गया जल्दी से। जैसे मैंने आपको बताया था लैंड बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो यहाँ पे साउथ के टुवर्ड्स चला गया। इजी, समझ में आ गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये मैप भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये वाला मैप देखो, इसमें क्या है? इसमें टेम्परेचर डिफरेंस बता रहा है कि जनवरी और जुलाई में के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ देखो 60 डिग्री का ऑलमोस्ट आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो चैप्टर खत्म होने वाला है, इट्स इजी, पढ़ते हैं इसको जल्दी से। द इफेक्ट ऑफ ओशन इज वेल प्रोनाउंस इन सदर्न हेमिस्फीयर, अभी हमने डिस्कस किया। हियर आइसोथर्म्स आर मोर और लेस पैरेलल टू लैटिट्यूड एंड द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज मोर ग्रेजुअल देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एग्जैक्टली हमने यही रीड किया था, राइट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। द आइसोथर्म्स ऑफ 20, 10 एंड 0 डिग्री सेल्सियस रन पैरेलल टू 35, 45 एंड 60 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको समझो। सी 20, 10 वाला ऑलमोस्ट किसके पैरेलल जा रहा है? हमारा 35 एंड 45 के। सी 35, 45 एंड 0 वाला ऑलमोस्ट हमारा 60 डिग्री साउथ के। ठीक, देन इन जुलाई द आइसोथर्म्स जनरली रन पैरेलल टू दी लैटिट्यूड। अभी हमने देखा जून के जनवरी के कंपैरिजन में जुलाई में कंपैरेटिवली ज़्यादातर पैरेलल है। ठीक है, नाउ अब इतना ज़्यादा डेटा इतना हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाओ। 40 डिग्री नॉर्थ रन पैरेलल टू 10 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री साउथ रन पैरेलल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लगभग 40-45 का अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस के पैरेलल चलता है। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। द हाइएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस कवर्ड ओवर द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूरेशिया। क्यों? ड्यू टू कॉन्टिनेंटैलिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? कॉन्टिनेंट के, अब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा? हमारा यूरेशिया वाला ही पार्ट है, राइट। एशिया है बट एक कंट्री के स्पेसिफिक अगर देखो तो हमारा रशिया वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा लैंड है। लैंड में क्या होता है? बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। सर्दियों में हद सर्दी, गर्मियों में हद गर्मी। ठीक है, तो 60 डिग्री तक का डिफरेंस हो जाता है क्योंकि ओशन तो है ही नहीं ना पास में। हमने क्या डिस्कस किया था? आप जितना मुंबई के पास जाओ, जितना ओशन के पास जाओ, उतना टेम्परेचर आपको कम दिखेगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम दिखेगा। जितना आप लैंड के टुवर्ड जाओगे, जैसे दिल्ली है, यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट है वहाँ पे। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? 3 डिग्री सेल्सियस बिटवीन दी 20 डिग्री साउथ एंड 15 डिग्री नॉर्थ। इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लो। यहीं पे क्या करेगा ना, यूपीएससी यूरेशिया को हटा के अफ्रीका लिख देगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब फाइनली देखो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जितना भी हमने रीड किया सब कुछ हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारे सैम्पल शॉर्ट नोट्स हैं, इसको बहुत ध्यान से देखो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हमने सब कुछ कवर करा है। ठीक है, एपी हीलियन कब आता है, पेरी हीलियन कब आता है। ठीक है, उसके बाद जो भी एक एक एनसीईआरटी की लाइन हमने इसमें कवर करी है। ठीक, कि कितना डिस्टेंस है, देन फैक्टर्स कौन कौन से एग्जैक्टली लिख दिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट इज़। ठीक है, तो हमने क्या किया ना, केवल और केवल 2 पेज में पूरे के पूरे नोट्स हमने कवर कर दिए। देखा हाईएस्ट रेंज कहाँ पर है? मोर देन 60 नॉर्थ ईस्ट यूरेशिया में, है ना। लोएस्ट कहाँ पर है? 20 से लेकर के 15 डिग्री तक। समझ गए? तो हमने क्या किया,
जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसको 2 पेजेस में कवर कर दिया, सो दैट आपको मेहनत ना करना पड़े, आपको अपने नोट्स ना बनाने पड़े, राइट। आपको क्या करना है, बस आओ क्लास अटेंड करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, नोट्स आ जाएंगे, इसके थ्रू ही हम पूरा का पूरा रिविजन करेंगे। सो ना तो आपको नोट्स बनाने की टेंशन करनी है, ना आपको रिविजन की टेंशन करनी है। अब मैं बोलूँ आपको ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी खुद पढ़ो तो आपको बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, 1 घंटा बस बैठ के रोज पढ़ो, नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करो। प्लस हम तो 3 बार रिविजन करवाएंगे ही करवाएंगे, राइट। तो आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपको डाउट है रिगार्डिंग किस तरह से प्रोसीड होने वाला है एंड सो ऑन। मुझे कुछ डाउट्स और आए थे, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ उस चीज़ को। देखो, हम पहली बात तो 9 दिसंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। कोर्स का अमाउंट इज 1111, ठीक है, इतना रुपीज़ इसका अमाउंट है। अदर देन दैट कौन कौन सी एनसीईआरटी कवर होंगी मैं बता दूं, सारी एनसीईआरटी करने का कोई लॉजिक नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला, हम उल्टा चलेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज करेंगे, ठीक है। उसमें भी सबसे पहले हम करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में फिजिकल एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद इंडियन, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ आफ्टर दैट हम आएंगे हिस्ट्री पे। अब हिस्ट्री में सब मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सी एनसीईआरटी से वो क्वेश्चंस थे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ क्वेश्चन थे ना, जैसे राजा वाले या महेंद्र वर्मन वन वाले, ये क्वेश्चंस आपको पुरानी एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और न्यू एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। न्यू एनसीईआरटी में भी ये है, ठीक है, एंड तमिलनाडु वाली एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस हैं। बट तमिलनाडु वाली एनसीईआरटी पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक ही एनसीईआरटी में आपका पूरा एंशंट वगैरह सब कुछ कवर्ड है, एंशंट मिडिवल सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आर्ट है, एक क्वेश्चन जो था अबाउट लाहौर वाला, वो क्वेश्चन वॉज फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी। तो हम क्या करेंगे, आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी भी कवर करेंगे अच्छे से। हम सबसे पहले तमिलनाडु की एनसीईआरटी कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी कवर करेंगे। फिर जो हमारी न्यू एनसीईआरटीज हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना, केवल उसको कवर करेंगे। उसका रीज़न समझो, न्यू एनसीईआरटीज में इशू क्या है, ये सारी जो एनसीईआरटीज है ना, ये बहुत मतलब इसमें स्कैटर्ड डेटा है, 5-5 पेज में से केवल 4-5 सेंटेंसेज ही इंपॉर्टेंट है। तो या तो मैं उसको पहले करवा दूंगी, पूरा 5-6 सेंटेंसेज जो है उसको डायरेक्ट बुक से पढ़ा दूंगी, वरना केवल उसमें से नोट्स एक्सट्रैक्ट करके डायरेक्ट नोट्स में से पढ़ा दूंगे, ठीक है। उसके अलावा हम इकोनॉमी की भी कुछ एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, उसकी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टाइप इट डाउन एंड आई विल एड्रेस योर इशूज़। अच्छा, एक चीज़ और, जो राजा राममोहन रॉय वाला जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली न्यू जो ओल्ड एनसीईआरटी RS शर्मा में से था, ठीक है। चलो, आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो अगेन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।